नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम तमाम आप श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं। जीएसटी के बारे में आज हम बात करेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 से जो लागू है, और हम यूँ कहें कि बच्चे बच्चे की जुबान पर आज जीएसटी का नाम रहता है। तो एक न्यूनतम समझदारी हर एक की इस पर रहती है, लेकिन फिर भी हम आज कोशिश करेंगे कि बहुत सारी बातें इस पर हम कर सकें। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे बहुत ही खास मेहमान आज मौजूद हैं। विनय प्रकाश ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राज्य कर विभाग में डिप्टी कमिश्नर हैं ऑडिट के। रुद्रपुर में आप बैठते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे रेडियो धन्यवाद स्टेशन मैडम, में। बहुत जी बहुत धन्यवाद। जी जी। तो सर, हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि जो जीएसटी है, आखिर किसी भी कर की पहले तो थोड़ी सी भूमिका अगर आप बांधना चाहें, थोड़ा ऐतिहासिक उसकी पृष्ठभूमि बताना चाहें कि कोई भी कर क्यों लगाया जाता है, क्या फ़ायदे हैं उसके। मैडम, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो कर की संकल्पना है ये तो बहुत ही प्राचीन है। इवन हम ये कहें कि अगर पौराणिक ग्रंथों में भी देखा जाए तो इसमें कर की बात की गई है, और बहुत ज़्यादा बहुत अतीत में नहीं जाते हैं। और हम अगर मौर्य डायनेस्टी की बात करते हैं तो चाणक्य ने भी अपने पुस्तक में जो अर्थशास्त्र है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य व्यवस्था सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के संचालित नहीं हो सकती है, और इसके लिए उन्होंने कर की बात की थी। लेकिन कर की बात करते समय उन्होंने ये ध्यान रखा था कि भाई राज जो प्रशासक हैं या जो व्यवस्थापक हैं उनको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जिससे हम कर ले रहे हैं या जो हम कर उद्ग्रहित कर रहे हैं वो ऐसे उद्ग्रहित करें कि उनको कष्ट ना हो। मतलब कर की जो सीमा होनी चाहिए या कर की जो दर होनी चाहिए वो न्यूनतम रखी जाए, कम से कम रखी जाए। ये परंपरा इतनी प्राचीन है, और उसको करते हुए अगर हम अपने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखी जाए तो 1947 में देश आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ कर की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बहुत जल्दी इसकी आवश्यकता पड़ी कि भाई राज्यों को चलाने के लिए कि राज्य सरकार चले कैसे, इसके लिए हुआ कि भाई आप जो है कर ढांचा विकसित करिए। तो 1948 में जो आज हम जहाँ बैठे हुए हैं ये संयुक्त प्रांत कहलाता था, और यहाँ पर 1948 में बिक्री कर व्यवस्था लागू हुई देश में सबसे पहले। नीचे मतलब दक्षिण भारत में अगर बात करें तो दक्षिण भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो मद्रास का जनपद था प्रांत, और यहाँ संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो सम्मिलित प्रांत था, वो कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा, कुछ बिहार का हिस्सा, यहाँ पर बिक्री कर व्यवस्था लागू हुई और फरवरी 1948 में बिक्री कर लागू हुआ। ये व्यवस्था धीरे धीरे मतलब बहुत अपनी गति से थोड़ी बहुत कमियों के साथ आगे चलती रही, और 1956 में आते आते ऐसी व्यवस्था हो गई कि लगा कि अंतर प्रांतीय जो हमारी बिक्री है उस पर कर की क्या व्यवस्था होगी। तो ये बहुत समस्या हुई, और ऐसे में एक संवैधानिक संशोधन करते हुए अंतर प्रांतीय जो बिक्री थी उस पर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम लागू किया गया, जिसको 1956 के नाम से केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 हम कहते हैं। और ये सारी चीजें चलती रही अनवरत, और कई ऐसी राज्य व्यवस्थाएं भी बदलती रही, कई सरकारें आई गई। लेकिन आवश्यकता अब महसूस हो रही थी कि जो पुरानी हमारी व्यवस्था है बिक्री कर की, वो अब समय के अनुकूल नहीं है। व्यापक संशोधन की आवश्यकता है, कई चीज़ें छूट रही हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे 1990 आते आते पूरे विश्व में मतलब ऐसे आर्थिक हाँ एक आर्थिक मंदी भी थी, और हम लोग 1991 में बहुत बड़ी मंदी को भी झेला है। उस आर्थिक मंदी ने उदारीकरण का लिबरलाइजेशन शुरुआत किया, वैश्वीकरण की शुरुआत की, और अब आवश्यकता थी कि नहीं, इस कर ढांचे में केवल और केवल वस्तुओं की बात ना करके अगर हम सेवा के क्षेत्र का विस्तार करें, तो सेवा के क्षेत्र पर बात हुआ, और फिर हम लोग सर्विस टैक्स की बात करते हैं। फिर सर्विस के लिए अलग से जो है कानून बनाए गए और उसको शामिल किया गया। लेकिन उस पर कर लगाने का अधिकार केंद्र को दिया कि सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केवल केंद्र को है, और राज्यों को वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार है। थोड़े बहुत संशोधनों के साथ तो चलता रहा, और 2017 में सभी को मालूम है कि 1 जुलाई 2017 को जो संवैधानिक संशोधन हुआ, 101वां संविधान संशोधन, जिसमें केंद्र को और राज्य को समानांतर अधिकार प्राप्त हो गया वस्तुओं और सेवाओं पर। यानी केंद्र को वस्तुओं पर कर लगाने का, उसी तरह से राज्यों को सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि 2017 के बाद से आज 6 वर्ष पूर्ण हो गए,
और थोड़े बहुत मतलब संशोधनों के साथ और जीएसटी जो है पूरी जी तरह से हम लोग स्वीकार कर चुके हैं। जी जी। तो सर हम जो कर ये जमा करते हैं, जो हम बोलते हैं कि सरकार का खजाना है, सरकारी खजाना है, तो वो यही खजाना होता है कि वो जो एक कर से बनता है पूरी तरह, या देखिए सरकार के पास कोई और पैसा भी है? नहीं, सरकार के पास मैडम अगर हम देखेंगे तो जो कर व्यवस्था है वो दो व्यवस्था होती है। एक है प्रत्यक्ष कर व्यवस्था, एक अप्रत्यक्ष कर। जी तो प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में ये है कि जिससे कर सीधे सीधे किसी से ले लिया जाए, वसूल किया जाए। और एक अप्रत्यक्ष कर है कि जिस पर कर किसी दूसरे से लिया जाए, वसूल किसी दूसरे से किया जाए। ओके। यानी कि जो हमारी जीएसटी है वो अप्रत्यक्ष है। जी पहले हम कोई सामान खरीदते हैं, हम टैक्स देते हैं, लेकिन वसूल करता है कौन? सामने वाला जो विक्रेता है, जो सामान बेच रहा है हमें या वस्तु दे रहा है, वो देता है। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट वे में हम टैक्स ले रहे हैं। लेकिन जैसे अगर हम देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस में अगर हम बात करेंगे, जैसे इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। ओके। जो भी इनकम प्राप्त कर रहा है वो व्यक्तिगत आदमी से लेकर और बड़ी से बड़ी कंपनी तक वो सीधे सीधे उससे वसूल कर रहे हैं, किसी दूसरे आदमी से नहीं वसूल है। तो दो व्यवस्थाएं चल रही हैं, एक प्रत्यक्ष कर जिसमें इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में लगभग 16 से 17 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस को समाहित करते हुए आज हम आलम सेवा कर यानी जीएसटी बहुत सरलीकरण हुआ। ये बहुत सरलीकृत व्यवस्था है जी। तो इन दोनों करों को मिलाकर बनता है सरकारी खजाना। सरकारी खजाना यानी कि जिससे सारे निर्माण कार्य होते हैं, जितना भी सब कुछ देश में जो हो निसंदेह रहा है। निसंदेह। यानी कि जो जहाँ तक राजस्व संग्रह की बात होती है, तो राजस्व संग्रह दोनों यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का सम्मिलित जो संग्रह है वो है भारत सरकार का। जी जी जी। तो सर अब आते हैं जीएसटी पर। तो जीएसटी में ऐसा नया क्या चीज़ें बनी कि जो पुरानी में नहीं थी, या फिर उपभोक्ता के नज़रिए से कहें तो उसको क्या फ़ायदा हुआ जीएसटी के आने के बाद से? मैडम जीएसटी जो है, सबसे पहले तो ये समझना है कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। यानी कि जहाँ पर वस्तुएं और सेवाएं जहाँ पर अंतिम रूप से समाप्त हो रही हैं, यानी उपभोग की जा रही हैं, वहीं पर टैक्स जाके स्थानांतरित हो जाता है। जैसे हम इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं उत्तराखंड में अगर हम हैं और यहाँ से कोई आपूर्ति करता यानी कि कोई वस्तु का आपूर्ति करता यहाँ से कोई वस्तु मुरादाबाद भेजता है, तो उस पर वो जो टैक्स चार्ज करेगा, जीएसटी चार्ज करेगा, वो आईजीएसटी के फॉर्म में चार्ज करेगा। यानी कि इसका फाइनल जो टर्मिनेशन होगा इस गुड्स का कहाँ होगा? मुरादाबाद, जो कि अदर स्टेट में यानी उत्तर प्रदेश में। यानी ये जो कर जो हस्तांतरित होगा कहाँ चला जाएगा? उत्तर प्रदेश में। उसी तरह से हम अगर दिल्ली से कोई चीज खरीदते हैं और उसका डेस्टिनेशन उत्तराखंड रखते हैं, तो वो कर कहाँ से हस्तांतरित होगा? दिल्ली से आके उत्तराखंड होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट क्या है कि जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, यानी कि जहां पर डेस्टाइंड होगा वहीं पर कंज्यूम होगा और वहीं पर टैक्स मिलेगा। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक आपूर्ति पर दो तरीके का, यानी आधा जो है केंद्रीय कर लगता है और आधा जो है राज्य कर लगता है। यानी कि दोनों हिस्से हैं, केंद्र को भी अपना हिस्सा मिलता है और राज्यों को भी अपना हिस्सा मिलता है, आधा आधा है। अंतर प्रांतीय समव्यवहार में वही है आईजीएसटी, जिसमें आधा केंद्र का है और आधा राज्य का। आपके दूसरे प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है कि कैसे इसको लाभ मिलता है, तो जो जीएसटी की सबसे अच्छी बात है, जिसको हमने अपने अनौपचारिक चर्चा में कहा था कि जिसको क्रेडिट, यानी सबसे महत्वपूर्ण है कि पुरानी व्यवस्थाओं में जो क्रेडिट की व्यवस्था नहीं थी वो इसमें है। यानी कि हम किसी भी स्टेज में जो भी टैक्स चुकाए हैं उसका हमें क्रेडिट आगे की सप्लाई करते समय मिल जाता है। तो ये सबसे खूबसूरत बात है, ब्यूटी जिसको कहते हैं जीएसटी की, वो ये है क्रेडिट। क्रेडिट ऐसे सर अगर थोड़ा बेसिक और समझाना चाहें कि जैसे वस्तु कर है, तो कोई भी चीज पहले तो कच्चा माल है, वहां से मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा समझाइए। देखिए, निर्माण के स्तर पे अगर हम देखेंगे तो निर्माता है। निर्माता क्या करते हैं? कच्चे माल का उपयोग करके विनिर्माण करते हैं और निर्मित माल को बाजार में बेचते हैं। तो निर्माता जैसे ही अपने निर्मित वस्तु का बाजार में आपूर्ति करता है तो जीएसटी लगा करता है, लागू ये करता है। अगर मान लीजिए उसमें उसने निर्मित माल के निर्माण में कच्चे माल का भी प्रयोग करता है, कुछ सेवाएं भी लेता है, तो जितना कच्चे माल पर उसने टैक्स किसी भी कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया होगा या किसी सेवा प्रदाता से जो सेवाएं ली होंगी और उसको भुगतान किया होगा, वो जितने समतुल्य राशि जो भी वो पूर्व में भुगतान किया होगा उसका वो लाभ ले लेगा, और जब आपूर्ति करते समय जब टैक्स देना होगा उसको घटा देगा। जैसे हम इसको उदाहरण से ऐसे समझते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर ने किसी कच्चे माल और किसी सेवा की आपूर्ति में उसने 10 रुपए का भुगतान किया था।
अब उसने निर्मित माल पर 20 रुपए का टैक्स बन रहा था। जब आपूर्ति वो किया बाजार में तो 20 रुपया बन रहा था। तो 10 रुपया तो वो कच्चे माल और सेवा की आपूर्ति जब ले रहा था उस समय उसने भुगतान कर दिया है। उसी से बनी चीजें वो बाद में बाजार में बेच रहा है फिनिश गुड्स के रूप में, जिस पर उसे टैक्स देना है 20 रुपए। तो वो 10 रुपया पहले दे चुका है, उसका उसे लाभ मिल जाएगा। अब उसे क्या देना होगा? 10 रुपया देना होगा। यानी कि जब वो अब रिटर्न फाइल करेगा, इसका जब विवरणी वो देगा, तो इस जो भी आपूर्ति का जो टैक्स होगा उसमें कहेगा कि 10 रुपया तो हमने कच्चे माल और सेवाओं पर पहले दे चुके हैं, तो 10 रुपया हमारा बनता है। तो उसका जो जो शुद्ध जो देयता बनेगी वो 10 रुपया बनेगी। तो ये है कि पहले जबकि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। देना पड़ता हाँ, पहले व्यवस्था क्या थी कि 10 रुपया तो उसने भुगतान किया है तो उसका उसे लाभ नहीं मिलता था, और फिर वो जो आपूर्ति करता है उस पर जो देयता बनती है उसको पूरा देना पड़ता है। इसका मतलब उसे 10 रुपया पहले देना पड़ा और 20 रुपया आगे भी देना पड़ा। इसका मतलब उसका योग 30 रुपया हो गया। और आज के जो आज की स्थिति है जीएसटी में, उसे 10 रुपया पहले भुगतान कर चुका है, 20 रुपया उसका बन रहा है देता, तो वो 10 ही रुपया देना है उसे। तो 10 रुपया में आगे को अगर रिटेलर फिर अगर फुटकर विक्रेता उसी तरह से उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके प्रत्येक चरण में जो भी पूर्व के चरणों में जो भी भुगतान किया हुआ है उसको क्रेडिट कहते हैं। उस क्रेडिट का उसे लाभ मिल जाता है, तब तक मिलता रहता है जब तक कि वो अंतिम उपभोक्ता के पास तक नहीं पहुंच जाता। ये तो सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी बता रहे हैं आप, क्रेडिट। जी मैडम। जी। तो सर ये कर तय मतलब किस तरह से तय होता है? मतलब जीएसटी के लिए अगर, एक तो बड़ी बात है कि जीएसटी जब लागू किया गया तो क्या भारत की परिस्थितियों को देखा गया कि भारत एक अभी भी काफ़ी संख्या में अशिक्षित है, तकनीकी यहाँ पर सब लोगों के पास नहीं है, तो क्या ये जीएसटी को लागू करना कहीं ये चीज़ें आड़े तो नहीं आएगा? अभी डिजिटलाइज हम लोग पूरी तरह से नहीं हुए हैं, तो क्या उसमें प्लानिंग किस तरह से की गई? इसको एकदम से लागू कर दिया गया या बहुत तैयारियों के साथ किया गया? मैडम, ये इसको समझने के लिए हम लगभग 2 दशक पहले अगर जाएंगे तो जो पुरानी सरकारें थी वो ये चर्चा तो बहुत पहले से जीएसटी के लागू होने का जो ड्राफ्ट है वो 1996 के बाद से शुरू हो गया था। और ड्राफ्ट कमेटी बनी, एम्पावर्ड कमेटी बनी। एम्पावर्ड कमेटी ने कई बैठकें की, अलग अलग राज्यों में बैठकें की, और बैठकें करने के बाद जितने भी स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्रीज जो इससे सीधे सीधे प्रभावित हो रहे थे, सभी से उनके रिप्रेजेंटेशंस लिए, सभी लोगों से अलग अलग बैठकें करके, और लगभग अगर हम बहुत इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं देखेंगे तो लाखों बैठकें हुई हैं और ड्राफ्ट तैयार हुआ है। और दुनिया में जहां जहां जिस जिस रूप में जीएसटी लागू है उन अधिनियमों का विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। मतलब जीएसटी लागू होने से पहले, लागू किए जाने से पहले जितनी भी सावधानियां बरतनी हो चाहिए उसका का अनुपालन किया गया। और करने के बाद एम्पावर्ड, हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि मैडम एम्पावर्ड कमेटी की बैठक जो चेयरमैन थे मिस्टर सुशील मोदी, उनकी बैठक मसूरी में हुई थी, यहाँ पर। हाँ, 2014 में एक बैठक यहाँ पर भी हुई है। और उत्तराखंड तो इसका साक्षी है कि जब सारे स्टेट्स के जितने जो बड़े मतलब कि कर विशेषज्ञ हैं और अलग अलग राज्यों के जो हमारे कर प्रशासक हैं, उन सबकी बैठकों का साक्षी है। और वहां पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई, सारी चर्चा हुई, और जो भी ग्रीवेंसेस थे उनको नोट किया गया, उनको फिर अलग बैठकों में फिर से उसको देखा गया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कभी ओवरनाइट ये हुआ। इसके लिए रिव्यू कमिटीज, बहुत सारी कमेटियां, बहुत सारी सब कमिटीज हैं। सर इसके लिए मैंडेटरी था कि आपके पास डिजिटल सिस्टम होना चाहिए, आप कंप्यूटराइज होने चाहिए, आप थोड़ा सा कंप्यूटर लिटरेसी या कंप्यूटर फ्रेंडली आप होने चाहिए, ये क्या मैंडेटरी था इसके लिए? देखिए, हम लोगों को अब ये लग रहा था कि दुनिया में ये मांग है और भारत को पूरे विश्व एक मतलब अलग नजरिए से देखता है। तो जब ये बात लग रहा, पूरे संदेश था पूरी दुनिया में कि अब जीएसटी लागू होने वाला है, तो पूरी दुनिया की नजर थी कि किस तरह से इसको फॉर्म करेंगे, क्या यहाँ पर इस तरह का बैकएंड है, इस तरह का क्या मतलब सामाजिक ताना बाना है कि ये लोग कर पाएंगे, जैसा ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम इस तरह से करेंगे, इतना बड़ा सेल्फ रेगुलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, क्या हो पाएगा कि नहीं। तो बहुत सारी आशंकाएं थी मैडम। ये कहते हुए मतलब मुझे मतलब बहुत खुशी हो रही है कि लग रहा था कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश जो मतलब बड़े बड़े देश हैं, वो ये लग रहे थे कि इस देश में ये जीएसटी इस रूप में लागू नहीं हो सकता है। और आज सब का ये जो मिथ था ना वो टूट गया कि हम लोग ये सफल हो गए कि जिस रूप में हम लोग जीएसटी लाना चाहते उसी रूप में जीएसटी ले आए। तो इसके लिए सरकारें
कर प्रशासक, अलग अलग राज्यों के प्रशासनिक जो मतलब कि हमारे शीर्ष लोग हैं, उन वो उसके लिए सब ये है कि हम बहुत तैयारियां हुई और बहुत सामंजस्य रहा। केंद्र जी। के अधिकारी, राज्य के अधिकारी आपस में बैठ करके जी। बहुत सारे आउटरीच प्रोग्राम्स, और हम लोग मतलब यही उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए। यहाँ पर नैनीताल में बैठ के हम लोग ओके। करीब लगभग 60 से ज्यादा आउटरीच प्रोग्राम किए हैं और सबको संबोधित किया, सबके ग्रीवेंसेस नोट किए। और 2016 यानी 1 जुलाई 17 से पहले दिसंबर 16 की बात मैं मुझे ध्यान जी। आ रहा है जी। कि क्या था कि पुरानी व्यवस्था नहीं, वैट से हमको माइग्रेट कराना था जीएसटी में। और जो जीएसटीएन बना हुआ है यानी गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, जो सब संचालित करता है ये, ओके। उन्होंने क्या किया, सारे स्टेट से जितने जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर थे, जिसके पास टिन था, उनका सबके टिन मंगा लिए। ओके। और टिन मंगाने के बाद उनको एक क्या किया, पैन बेस्ड टेम्पररी आईडी दे दिया, पैन बेस्ड टेम्पररी आईडी, और कहा कि अब इससे आप माइग्रेट होइए, इनरोलमेंट करिए। और वो इनरोलमेंट का क्या समय था मैडम कि मुझे ध्यान आता है कि बहुत सारे लोगों को मतलब हम लोगों ने कैंप किए, नैनीताल रोड पे कैंप किए, लाल कुआं में कैंप किए, कालाडूंगी में कैंप किए। हम लोगों ने वेलकम किया लोगों को कि आप हमें कुछ मत करना है, आप आइए, हम आपके आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। हाँ, अच्छा। और अपलोड करके हम लोगों ने मतलब कि विद इन टाइम सभी लोगों ने मिलकर माइग्रेशन किया। और माइग्रेशन मतलब 30 जून 2017 से पहले पहले हम लोगों ने सारे व्यापारियों को माइग्रेट करा दिया जो इच्छुक थे जाने के लिए दूसरी व्यवस्था में। और ये माइग्रेशन संभव हो पाया सभी के सम्मिलित प्रयास से। उसमें केंद्र के भी, राज्य के भी, सारे स्टेक होल्डर्स, सारे व्यापार मंडल, जो सभी लोग शामिल होते हैं, वो सभी लोगों ने किया और हम लोगों ने माइग्रेट कर दिया। एक काम, पहला चरण पूरा कर दिया कि हम लोगों ने उन लोगों को लागू करने से पहले पहले कहा लागू। 30 जून 2017 को स्थिति एकदम क्लियर थी कि हमारे पास कितने लोग ऐसे हैं जो जीएसटी में इनरोल्ड हो गए हैं। कुछ ध्यान है कि आंकड़ा क्या रहा होगा? देखिए, लगभग हम लोग के पास 1 लाख के करीब व्यापारी थे मैडम उत्तराखंड में जो स्टेट के। और हम लोग लगभग, और अभी कितने हैं सर? अभी आज के डेट में 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड व्यापारी हैं। अच्छा, आधे ही लाख? हाँ, 50,000 के करीब हमारे अभी बढ़े हुए हैं। इसमें हम इस तरह से देखते हैं कि जो बंटवारा है वो केंद्र और राज्य दोनों के पास बंटवारा है। पहले ये व्यवस्था हुई कि जो डुअल कंट्रोल है जीएसटी में, बड़ी अच्छी बात नहीं, डुअल कंट्रोल बड़ा अच्छा कि स्टेट के पास भी टैक्स पेयर्स रहेंगे, सेंट्रल के पास भी रहेंगे। और फिर एक ऐसी व्यवस्था बनेगी कि आफ्टर 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स के बाद फिर क्या करेंगे, जो सेंट्रल के पास थे वो स्टेट के पास चले जाएंगे और जो स्टेट वाले हैं सेंट्रल के पास चले जाएंगे। सैद्धांतिक रूप से ये व्यवस्था बनाई गई कि हम चेंज करते रहेंगे, लोगों के जुडिक्शन चेंज करते रहे, क्योंकि अब ये मानव रहित, मानव हस्तक्षेप रहित ये व्यवस्था है। तो ऐसा कुछ किसी को आना नहीं है, व्यक्तिगत रूप से किसी को ऑफिस में नहीं आना है। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई एक जुडिक्शन चेंज होने पर क्या होगा कि टैक्स पेयर्स को भी ले आया कि भाई हाँ ठीक है, हम एक बार सेंट्रल के जुडिक्शन में रहे हैं, उनके साथ जो देखे हैं व्यवस्था, अब हम स्टेट के साथ रहते हैं तो उनकी भी व्यवस्था हमको देखने मिलेगी क्या किस तरह से। लेकिन ये जैसा सैद्धांतिक रूप से जिस तरह से लागू किया गया वैसे अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया, ये नहीं। लेकिन स्टेट के पास अभी 1.5 लाख हमारे पास पंजीकृत हमारे पास हाँ स्टेट कोटे में अभी है। लगभग इतने ही होंगे सेंट्रल के पास भी, थोड़ा बहुत कम करके सेंट्रल के पास भी होंगे। तो सर ऐसी कोई परिषद है, कोई काउंसिल है जीएसटी की जो ये सब कुछ नेटवर्क को देखिए मैडम, बहुत अच्छी बात है कि इसको पहले चर्चा करना चाहिए था कि सबसे शीर्ष में जो संस्था है वो जीएसटी काउंसिल, कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कंस्टिट्यूशन में इंसर्ट किया हुआ है, 269 आर्टिकल है जिसमें जीएसटी काउंसिल की बात की गई है। जीएसटी काउंसिल की बात की हुई है। काउंसिल किससे बनेगा, यानी कि राज्यों के वित्त मंत्री उसके सदस्य और केंद्रीय वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष। कोई भी विषय जीएसटी काउंसिल में डिस्कशन के लिए लाया जाएगा और उसमें जब पूरी चर्चा हो जाएगी, परिचर्चा हो जाएगी, सारे विमर्श के बाद 2/3 बहुमत से उसे लेके जाएंगे हम सरकार के पास। कोई भी चेंजेस करना है, किसी भी तरह का कोई संशोधन, कोई डिलीशन, किसी भी तरह एडिशन डिलीशन कुछ भी करना है, वो बिना परिषद की अनुशंसा के कुछ नहीं हो सकता। सर स्टेट के कौन लोग होंगे कहाँ परिषद में? स्टेट में फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर उसके मानद सदस्य हैं और जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसके अध्यक्ष हैं। तो इससे काउंसिल बना हुआ है। बाकी अधिकारी लोग नहीं है उसमें? हाँ देखिए,
अब इसको करने के लिए बैकएंड में कौन है, जब मंत्री जाएंगे तो तो अधिकारी अधिकारी, से हाँ, जो जी टैक्सेशन के लोग हैं अंडरस्टूड उनके साथ, जी जी कि जब हम स्टेक होल्डर से पूछते हैं कि भाई इस जी काउंसिल की बैठक अभी चल रही थी, 50वीं बैठक अभी हुई है, अच्छा तो बैठक में जो लोग जाते हैं वो अपना प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं, भाई हम्म अलग अलग जगह से बहुत सारे प्रेजेंटेशन आते हैं, उस प्रेजेंटेशन में चर्चा होती है, लगता है कि नहीं ये फिजिबल है, डिस्कशन के लिए रखा जाएगा, हो सकता है कि इस जो डिस्कशन करने लेके जा रहे हैं जी उसमें कई राज्य लाभान्वित हों, हम्म तो राज्य चर्चा करते हैं कि हाँ भाई ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा समाचार पत्रों में मैडम, गैम्बलिंग, लॉटरी गैम्बलिंग पर बहुत हम्म चर्चा हुआ, हम्म बहुत स्टेट इसको 18% में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन काउंसिल ने कहा कि नहीं, 28%, तो 28% पे आज ओके देखिए हो गया, जबकि बहुत सारे स्टेट, नाम उल्लेख नहीं करना उचित हो हम्म ये, लेकिन लोगों ने कहा कि 18% में रखना चाहिए, हम्म लेकिन नहीं, डिस्कशन करने के बाद ये हुआ कि आज 28% है। देखिए 28% जीएसटी, जी 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 आज हम जो भी ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हैं, चाहे एम सर्किल हो गया, M11 हो गया, जो भी है वो सब 28% पे। ओके ओके तो वो परिषद ही तय करती है कि किन चीजों पर कर लगाया जाएगा, ये तो सरकार तय करेगी। परिषद तय नहीं करती है, हाँ परिषद में कोई भी विषय चर्चा के लिए लाया लाया जाता है, जाता है जी जी चर्चा के लिए लाया जाता है, जी जी और उस चर्चा में दो सत्र होते हैं, एक तो राजनीतिक सत्र होता है जिसमें मंत्री बैठते हैं, और एक सत्र होता है अधिकारियों का, ओके टैक्स अथॉरिटी का, ओके दोनों में विस्तृत चर्चा होती है, और चर्चा होने पर एक मत होने के बाद ही कोई विषय फिर केंद्र सरकार के पास जी जाएगा। जी 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 केंद्र सरकार की कमेटियां होती हैं, जैसे रेट के लिए अलग कमेटी है, हम्म मतलब रिव्यू कमेटी होती है, ओके टैक्सेशन के लिए रेट कमेटी है, अलग अलग सब कमिटीज हैं, ओके उन ओके कमेटी से चर्चा करने के बाद गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये करना लोकहित में जी और कर के रूप में के लिए जरूरी है, तो करती है। जी जी तो सर पंजीकरण की पूरी जिम्मेदारी उस परिषद की है, और नहीं पंजीकरण करना कैसे है नहीं कहाँ सा नहीं अच्छा मैडम, अच्छा देखिए उसके परिषद लिए एक को अलग कोई बॉडी है। परिषद को कोई जिम्मेदारी नहीं है, ओके परिषद केवल और कोई नया चर्चा विषय, और हाँ, अधिनियम में कोई संशोधन करना, जी अधिनियम से बनाई हुई कोई नियमावली में कोई परिवर्तन करना, या कोई अन्य विषय जी जिसको हमको लगता है कि अधिनियम में शामिल करना चाहिए, उसके लिए वो चर्चा करने वाली बॉडी है, जी शीर्ष संस्था वही है। जी सर पंजीकरण की जिम्मेदारी किसके पंजीकरण, पास है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी में जीएसटी कॉमन पोर्टल है, पोर्टल ओके www.gst.gov.in, ओके ये एक पोर्टल है, ठीक है। इस पोर्टल को डिजाइन किया हुआ जीएसटीएन ने, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ओके इस पे सभी सारे स्टेक होल्डर्स इस पे काम करते हैं, हम्म और इसी पर सारी सर्विसेज है, इसके फ्रंट एंड पर सारी सर्विसेज हैं, बैक एंड इसका मैनेज करता है, फ्रंट एंड दोनों मैनेज करता है जीएसटीएन। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई नया व्यक्ति हूँ और हमें रजिस्ट्रेशन लेना है, हम जीएसटी कॉमन पोर्टल पे गए, रजिस्ट्रेशन पे गए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, कहे कि आप इसमें पैन डालिए, पैन कार्ड पैन नंबर कीजिए और अपलोड कीजिए पैन, उसने तुरंत एक टेम्परेरी आपको टीआरएन नंबर जनरेट कर दिया, कहा कि इसको कॉपी करिए, कॉपी करके फिर उसी पेज पर जाइए जहां से आपने ओपन किया था इसे, उस पेज पे फिर आगे वो डॉक्यूमेंटेशन कराते हुए वो उसे सबमिट करा देगा, और आपको एक आखिरी में नंबर मिल जाएगा। नहीं, ये जैसे ही आप एप्लीकेशन पूरा सबमिट करेंगे, आपके पास एक मैसेज आएगा पॉपअप में कि आपका एआरएन नंबर सच एंड सच हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी एप्लीकेशन आपका जनरेट हो गया है, और आपको बता देगा कि कहाँ आपका गया हुआ है, वेदर इट इज असाइंड टू स्टेट और सेंट्रल। तो जैसे ही आपको ये मिलेगा कि आपका स्टेट में चला गया, स्टेट अथॉरिटी है, सपोज मान लीजिए कि मैं जहाँ पर बैठा हूँ आपके स्टूडियो में, ये मान लीजिए असिस्टेंट कमिश्नर हल्द्वानी खंड 4 का एरिया है, तो जैसे ही यहाँ का कोई व्यापारी, कोई व्यक्ति यहाँ इस एरिया से होगा, वो जैसे ही एप्लीकेशन ये करेगा, ऑनलाइन सबमिट करेगा, वो कहाँ जाएगा, AC4 हल्द्वानी के पास चला जाएगा, जुडिक्शन के पास चला जाएगा, पिन कोड, एक्चुअली ये सारा कुछ पैन इंडिया एक एक पिन कोड से एप्लीकेशन ये हुआ है। आपसे क्या करेगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जहां बैठ के आप कर रही होंगी, और जैसे ही आपने सपोज मान लीजिए कि 263139 आपने डाल दिया, तो उसको मालूम हो गया कि हल्द्वानी है, पिन कोड हल्द्वानी का, वो हल्द्वानी लोकेशन डाल दिया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल करके आपको असाइन कर देगा सेक्टर। जैसे सेक्टर AC4 में गया, ने न्यू रेशियो अपने लॉग इन किया ऑफिसर ने, मान लिया ऑफिस में बैठा 10 बजे, देखा कि उसके पॉपअप में दिखाई दिया एक टाइल, न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक किया, पूरा ग्रिड खुल गया, देखा कि सपोज इतने रजिस्ट्रेशन आ गया, रजिस्ट्रेशन को क्लिक किया, उसने देखा कि हाँ उसने पैन भी डाल दिया है, अपना बैंक स्टेटमेंट भी कर दिया है, जो भी डिटेल्स हैं वो उसने फिल कर दिया है, अपना अपना जो है आधार भी वैलिडेशन करा दिया है, और फाइनल जो है सबमिट कर दिया। उसको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करेगा वो, अप्रूव,
और जैसे ही अप्रूव किया किसी आपको को बुलाना नहीं, नहीं, कुछ नहीं, कोई नथिंग नथिंग प्रक्रिया नहीं। नथिंग। रजिस्ट्रेशन में किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, हम्म, कोई चालान नहीं लगाना है, एकदम हम्म, कुछ भी नहीं। हम्म, और आज के तो जिस तरह से ये डिजाइन किया हुआ है, हम्म, ये वो बच्चे जो क्लास 10th 11th 12th में पढ़ते हैं, जिस घरों में जिनके बच्चे हम्म, जिनके माता पिता बहुत ज्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, हम्म, उनके बच्चे तक कर देते हैं। हम्म। तो ये बहुत ही आसान है। तो करप्शन के लिए कहीं कोई जगह नहीं है नहीं, इसमें। कोई कोई मतलब कि एक अतिरिक्त जो बोझ था, आज हम्म, पहले क्या था, वैट में आपको 1,000 रुपए का चालान लगता था। ओह, पहले चालान लगाइए तब आपका रजिस्ट्रेशन ये होगा। उसके हम्म, बाद पूरी फाइल बनाइए, जी, उसके बाद ऑफिस में जाइए। जी, ऑफिस में जाने के बाद अधिकारी ये कहते हैं नहीं भाई, अभी तो हम लोग एक दिन सर्वे करने आएंगे आपके यहाँ। हम्म, सर्वे करने के बाद वो कहेंगे नहीं, ये तो किरायानामा इसका ये है। आज भी हम्म, ये सारी चीजें जो है लोग देखते हैं, ऐसा नहीं किरायानामा आपका वैलिड है कि नहीं है, हम्म, वो जगह जहाँ पर आपने प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया है वो सही है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं, ये सब आज भी देखते ओके, हैं। ओके, सावधानियां पूरी हैं, जी, लेकिन ये है कि आपको बिना किसी परेशानी के, हम्म, यानी कि कोई भी टैक्स पेयर जो चाहता है इसी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, यानी व्यापार की सरलता। जी, जी, जी। तो पंजीकृत अगर आप हो गए हैं तो सर इसके लिए थोड़ा सा ये बताइए कि किनको ये पंजीकृत करना जरूरी है, कितने किस लेवल का वो बिजनेसमैन बहुत होना अच्छा। चाहिए। देखिए इसमें भी व्यवस्था है अधिनियम में। इसमें क्या हुआ कि अन्य राज्यों के लिए कहा कि 40 लाख रुपए अगर आपका टोटल टर्नओवर है पर ईयर, हम्म, तो आप उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए दायी होंगे। हमारे यहाँ हम लोग जो है, उत्तराखंड जो स्टेट है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है। ओके, हाँ, वही 279A जो है, उसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट दिया हुआ है। और उसको कहा कि भाई यहाँ पर तो छोटे राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, हिमालय राज्य हैं, तो इनके लिए व्यवस्था थ्रेशोल्ड की कम रख दीजिए, तो 20 लाख रखा। ओके, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अगर व्यापार करता है और उसकी व्यापार का जो एनुअल टर्न एग्रीगेट टर्नओवर जिसको बोलते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर सभी तरह की बिक्री, ओके, यानी एक पैन पर सपोज मान लीजिए कि हमारे पास पैन है और हम यहाँ पर भी काम करते हैं और उत्तर प्रदेश में भी काम करते हैं, ऐसे समझना है। और हमारा टोटल टर्नओवर जो है वो 20 लाख है, तो भी उत्तराखंड में हम रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन हम 40 लाख यूपी में जो करेंगे उसमें, 40 लाख। हाँ 40 लाख है वहां पर, तो यूपी में हमारे लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में हमें लेने की आवश्यकता है। 20 लाख का यहाँ पर है, मान लीजिए 20 लाख से ऊपर हमारे 22 लाख मान लीजिए रहता है टोटल टर्नओवर, यहाँ का भी मिला के वहां का भी, तो हम उत्तराखंड में हम रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दरअसल वो 40 लाख के लिए है, हमें वहां नहीं लेना, वो तो एक राज्य। तो यहाँ पर मौद्रिक सीमा जिसको बोलते हैं मैडम, थ्रेशोल्ड, तो अन्य राज्यों के लिए तो 40 लाख है, लेकिन जो हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है वहां पर 20 लाख है, तो उनके लिए बाध्यता है। और नहीं तो कुछ जो कैटेगरीज हैं उनके लिए वो अनिवार्य रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए मौद्रिक सीमा की कोई बात ही नहीं है। सपोज मान लीजिए मैं व्यापार करना चाहता हूँ और मेरी व्यापारिक वस्तुएं जो है वो अंतर प्रांतीय बिक्री की हैं, आपूर्ति हमें करनी है। जैसे मान लीजिए कि नैनीताल का कोई कैंडल मेकर है, उसकी कैंडल जो है इंटर स्टेट ही बिक्री करना चाहता है, उसका सारा की बिक्री दिल्ली होती है, तो उसे तो विदाउट थ्रेशोल्ड उसको लाभ नहीं मिलेगा। वो तो जिस दिन करना चाहेगा उसको रजिस्ट्रेशन लेके ही उसे व्यापार करना होगा। तो यहाँ पर थोड़ी बात ध्यान रखनी है कि मौद्रिक सीमा का लाभ उसी को मिलेगा जो केवल इंटर मतलब विद इन स्टेट व्यापार करता है। अगर स्टेट के बाहर कोई बिक्री करना चाहेगा तो उसे उस 20 लाख की सीमा का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब उसे अगर 1 रुपये का भी काम करेगा तो वो फर्स्ट डे से ही रजिस्ट्रेशन लेगा, क्योंकि उसे इंटरेस्टेड सप्लाई करनी है। जी, 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 जी। तो सर जैसे आपने बताया कि जीएसटी लागू होने के ठीक एक दिन पहले तक जो है लगभग 1 लाख पंजीकृत व्यापारी थे जीएसटी में, और अभी केवल 1.5 लाख ही हुए हैं, तो 6 साल हो गए हैं ना। तो क्या कोई तकनीकी अड़चने आ रही हैं, कोई डिजिटल वाली तकनीक है इसमें, या क्या दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, ये फिगर मैंने जो अभी बताया मैडम, ये तो स्टेट जुडिक्शन का है, केवल स्टेट में हमारे यहाँ पंजीकृत है। मुझे लगता है कि थोड़े बहुत अगर हम ये करेंगे, आज की डेट में अगर फिगर देखेंगे तो ये 2,30,000 के करीब पूरे स्टेट में मतलब हमारे स्टेट में पंजीकृत व्यापारी होंगे। कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो स्टेट के सेंट्रल के पास भी है। तो ये फिगर अगर हम देखेंगे तो ये 2 लाख से ऊपर की फिगर है। सर कितने व्यापारी होंगे जो अभी नहीं है? नहीं, मतलब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में जो भौगोलिक स्थिति है, तो अगर हम अपने 13 जिलों में से 4 जिलों को अगर हटा दिया जाए तो 9 जिले हमारे जो हैं वो दुर्गम, हाँ पहाड़ी हैं, विशुद्ध पहाड़ी हैं। और वहाँ पर जो छोटे व्यापारी हैं जिनका थ्रेशोल्ड जो है वो 20 लाख से नीचे है, या ऐसे मतलब कि सेवा प्रदाता है, जैसे अब ऐसे देखते हैं कि जैसे मान ली फैब्रिकेटर्स हैं, सेवा प्रदान करते हैं, टेलरिंग है, सैलून वाले हैं,
ब्यूटी पार्लर है, ये हम्म, छोटे छोटे ही हैं, या ट्रेडर्स भी बड़े अगर हैं तो वो हम्म, 20 लाख का है। तो इससे उनको वो पंजीयन का हमारा जो एक मौद्रिक सीमा है उसका उन्हें लाभ मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम इन 4 जिलों में देखेंगे, जैसे नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार और देहरादून, ये टोटल यहीं पर हमारा जो मतलब कि क्लस्टर है, हम्म, एक मतलब मैक्सिमम जो रजिस्ट्रेशन का वो यहीं पर है। ओके, इसके बावजूद भी ऐसे लोग हैं जो थ्रेशोल्ड से ऊपर काम कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में नहीं है। हम्म, इसके लिए भी प्रयास करते हैं, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जी, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, वो लगे रहते हैं, इस बात को लेकर लगे रहते हैं कि हमें कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिले कि इसका व्यापार तो जो उसकी गतिशीलता है या उसकी जो सीमा है वो उससे हम्म, ज़्यादा जा रही है, तो हम्म, उसको समय समय पर अनरजिस्टर्ड लोगों को टैक्स नेट में लाने का प्रयास किया है, तो किया भी जा रहा है, इसमें कहीं ये नहीं है, किया जी, जा रहा है। जी, 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 और मुझे लगता है कि अगर हम दूसरे राज्यों से कंपेयर करेंगे तो मैडम हम लोग की स्थिति बहुत बेहतर है, अच्छी है। ओके, हाँ, मतलब अगर हम अपनी तुलना हिमाचल प्रदेश से करें या हम अपनी तुलना पंजाब से करें, हम्म, तो हम लोग बहुत खराब स्थिति में नहीं, बहुत अच्छी स्थिति में ओके, हैं। ओके। जी। सर, जीएसटी अगर कोई नहीं देता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या सजा है, पेनल्टी कुछ है? देखिए मैडम, अगर पहले तो ये है कि जीएसटी वसूल करने का अधिकार केवल उसी को है जो पंजीकृत है। ओके, व्यापारी को पहले पंजीकृत होना पड़ेगा, हम्म, यानी किसी भी कर व्यवस्था में कर वसूल करने का अधिकार राज्य देती है उसको पंजीकृत होने के बाद। बात, यानी कि पंजीकृत व्यापारी को ये कहती है कि कस्टोडियन तो हम हैं, हम्म, हम तुम्हें केवल अधिकृत किए हुए हैं, हमारा पैसा दूसरे आदमी से वसूल करके जो भी ड्यू टैक्स है वो विद इन टाइम जमा करने का, ये हो गया। हम्म, लेकिन इसके लिए आपको जो भी लाभ आपको देने होंगे, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो हम हम्म, देंगे। हम्म, तो अगर आज की डेट में देखा जाए तो मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल करने का हमारे यहाँ है। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि हम मंथली रिटर्न फाइलर हैं, हम्म, तो हमें अगले महीने की 20 तारीख तक रिटर्न फाइल करना होता है, यानी हम्म, 3B रिटर्न कहते हैं उसको, अच्छा, टैक्स डिपोजिशन का रिटर्न कहते हैं ओके, उसको, ओके, यानी जीएसटी पेमेंट का रिटर्न क्या है, 3B। हम्म, तो हमें करना है, मान लीजिए कि हमने व्यापार किया और क्या हमारी सप्लाई हुई हम्म, और टैक्सेबल सप्लाई हुई, हम्म, टैक्स हमने लिया, वसूल किया, तो उसे हमें जमा करना है। अगर जमा नहीं करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, अगर लेट से जमा करते हैं तो पहले लेट फीस देगा। मान लीजिए 20 तारीख को किसी ने रिटर्न नहीं फाइल किया और हम्म, 25 को फाइल कर रहा है, हम्म, तो 5 दिन का तो पहले लेट फी अच्छा, देगा, लेट फीस लेट फी है, से ओके, पहले। उसके बाद जो ड्यू टैक्स होगा उसका हम्म, इंटरेस्ट भी देगा। हम्म, मान लीजिए अगर ड्यू टैक्स बनता है तो उसका इंटरेस्ट देगा। हम्म, मान हम अगर देखते हैं कि सपोज बहुत ऐसी स्थिति होती है कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि 20 तारीख को पहले देखता है कि हमारे बड़े टैक्स पेयर्स ने कितने 3B नहीं फाइल किए, हम्म, और हम लोग नॉन फाइलर की लिस्ट आने लगती है, आती है, हम्म, तो तुरंत फोन, एसएमएस, अच्छा, मेल, ये उन तक जाने लगते जाने हैं, लगते हैं बड़े टैक्स पेयर्स के जिनका हम्म, टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गया, हम्म, उनका हम लोग करते हैं, ओके, प्रयास करते हैं कि वो करें। लेकिन इसके बावजूद भी कभी होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत नहीं अच्छी होती है, कहीं पर हम्म, उनका पैसा रुका हुआ रहता है, पहले पैसा आया नहीं रहता है, हम्म, तो ये है, तो उसको फिर वही। लेकिन अगर कोई परपिचुअल हैबिट है, मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर है, हम्म, घर बार अलग कर रहा है, उसके लिए फिर तो एजेंसीज हैं, ओके, एजेंसी में फिर एसआईबी है, फिर ऑडिट है। अगर आपको लगता है कि नहीं 17-18 में किसी ने तो रिटर्न बहुत लेट फाइल किया है हम्म, और हमने एक्शन नहीं लिया, तो उसको ऑडिट में हम दे देते हैं। ओके, लगता है कि नहीं ये तो एकदम हैबिचुअल है, इसने हम्म, टैक्स का इविजन भी किया है, जो आईटीसी लेता है वो भी गलत लिया हुआ है, तो फिर हम्म, हम उसको इन्वेस्टिगेशन में लेके जाते हैं। हम्म, तो अलग अलग विंग्स को उसको अलॉट कर देते हैं। तो ओके, ऐसा नहीं है कि एक्ट में प्रोविजन नहीं है, एक्ट में हमारे पास 22 जो है स्पेशल प्रोविजन है पेनल्टी का, हम्म, जनरल प्रोविजन भी है, मतलब 122, 123, 124, 125, ये सब पेनल्टी के प्रोविजंस हैं। कुछ ओके, स्पेसिफिक है, कुछ है जनरल है। जी, जी, तो इसको करते हैं, और ये होता है कि जैसे 50,000 लगा दिया पेनल्टी, जी, ऐसा भी है, एक एक्ट में 25,000 लगाने का है, अच्छा, दोनों एक्ट में 50,000 लगा दिया तो 50,000 पेनल्टी लगा देगा अगर किसी पर, तो आप सोच सकते हैं कि फिर नेक्स्ट मंथ में वो कोशिश नहीं करेगा। तो ऐसा हुआ बिल्कुल, है बिल्कुल, कि बहुत बिल्कुल, लोगों ने। जी मैडम। बिल्कुल। तो काफ़ी सारी बातें हो गई हैं और बहुत सरल भाषा में सर आप बता रहे हैं हमारे श्रोताओं के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बार-बार हमारे श्रोताओं से रूबरू होते रहेंगे। चलते-चलते कोई संदेश हो तमाम व्यापारियों के लिए, लोगों के लिए? क्या ऐसा भी है कि जीएसटी में कई बार ग्राहक को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए कोई सावधानियाँ कुछ बरतनी हैं? हाँ, मतलब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैडम जो सामान्य उपभोक्ताओं से हुँ, मेरी अपील रहेगी हुँ, हुँ, कि वो कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो भी आप लेते हैं जिसके बदले में आप भुगतान करते हैं, हुँ,
तो उसके लिए आप जरूर अपने बिल्स लें। और वो बिल्स लेंगे तभी वो टैक्स हमारे मतलब गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जाएगा। अदरवाइज अगर आप देखते हैं सामान्यतः लोग परचेस करते हैं, आपने मिठाई शॉप पे गए और आपने मिठाई खरीदा, आप इतनी जल्दी में आपने ऑनलाइन पेमेंट किया और या कैश में दिया और उसके बाद आप बिना बिल के चले आते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप सामने वाले को ये स्पेस दे देते हैं कि वो उस आपूर्ति को अपने अकाउंट्स में शामिल कर ले और नहीं भी करे। तो हम ये तो चाहेंगे सर कि ऐसा तो अमूमन कई बार होता है। नेचुरली, तो इसी के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से आप लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं और ये बहुत बड़ा माध्यम है जागो ग्राहक ये जागो। जागो ग्राहक। और हम लोगों ने पूरे ये में क्या कहते हैं आपके जो नगर निगम की गाड़ियों से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा संदेश विगत 2-3 वर्ष पहले प्रसारित करवाया था, जिसको अलग अलग नगर निगमों में भी किया हुआ था। उसके पीछे भी हम लोगों के बड़े अच्छे प्रयास थे, उसको हम लोगों ने किया हुआ है। या बहुत सारे जैसे अभी बिल लाओ इनाम पाओ योजना है। अच्छा, देखिए कितनी अच्छी योजना है, गवर्नमेंट ने कितना अच्छा ये किया कि आपको कुछ नहीं करना है। आप ब्रांडेड जो चीजें हैं उसका टैक्स तो हमें मिल रहा है, जितनी अनब्रांडेड चीजें हैं, मिठाई की दुकान पर आप गए, गारमेंट की शॉप पर आप गए, आप वहां से बिल जरूर लीजिए। अगर वो रजिस्टर्ड है, बिल देगा, आपको बाध्यता है उसकी बिल जारी करने की, आप मांगिए उससे। अगर वो बिल नहीं देता है तो इसका मतलब वो उसको अपने पर्सनल उसमें ऐड कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ग्राहक मांगेगा, अगर 200 रुपए से ज्यादा का अगर बिल है तो उसको काटना ही है, बिल देगा। ऐसा नहीं कह सकता है कि तो हमें एक बड़ी भूमिका है ग्राहक की यहाँ पर। बहुत ज्यादा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से, और हम लोगों ने तो बिल लाओ इनाम योजना पाओ योजना जो है बिलिप, इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया। इसका इतना अच्छा परिणाम निकला है कि आगे तक अभी ये दिसंबर के महीने तक हम लोग लेके गए हुए हैं। तो ये है कि आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी सुन रहे हैं श्रोताओं से, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो बिलिप योजना, बिल लाओ इनाम पाओ को अपने मोबाइल पर आप इंस्टॉल कर लें और जितने भी इनवॉइसेस आप लेते हैं उसको अपलोड करते रहें। और ये मासिक आधार पर इसका पुरस्कार वितरण भी होता है और बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। इसमें मोबाइल फोन, ईयरपॉड और स्मार्ट वॉच, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज है। और बहुत सारे लोगों को प्राप्त हो चुका है। इससे क्या है कि व्यापारी भी बिल जो मांगता है उसको लगता है कि ये जरूर, हमको लगता है बिलिप में ये अपलोड करेगा, तो इसलिए वो बिल देने में भी आनाकानी नहीं कर रहा है। तो जितना ज्यादा बिल हमारा संग्रहित होगा, और इसके साथ साथ एक और चीज ऐड करूंगा मैं, कि अगर बाहर आप जाते हैं अदर स्टेट्स में, वहां से भी कुछ अगर परचेस करती हैं, ऐसी चीज जो आप लेके अपने साथ आ रही हैं, उत्तराखंड में लेके आ रही है, तो जरूर अपने बिल पर उत्तराखंड स्टेट का कोड और अपना मतलब कि जो एड्रेस है वो जरूर मेंशन कराइए। जिससे क्या है कि वो आईजीएसटी चार्ज करेगा और उसमें से आधा पोर्शन हमारे उत्तराखंड राज्य को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जिसके लिए हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं, आज से नहीं। और इसके लिए इसके अच्छे परिणाम भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। बहुत सारे लोगों ने जैसे बड़ी गाड़ियां खरीदी लोगों ने, और लखनऊ से खरीदा उन्होंने, और लखनऊ से उन्होंने कहा कि हमें उत्तराखंड लेके जाना है, तो आईजीएसटी के माध्यम से हमें टैक्स यहाँ आ रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा रोल है ग्राहकों का। बहुत निसंदेह बहुत जी बड़ा। जी। तो सर बहुत सारी बातें हो गई हैं, आपने इतना कीमती वक्त हमारे श्रोताओं के साथ बांटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने मुझे अवसर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और सभी श्रोताओं को, सुनने वाले जो आपकी कम्युनिटी रेडियो को, उनको भी, उनका भी बहुत अभिनंदन और स्वागत, धन्यवाद। जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ डिप्टी कमिश्नर विनय प्रकाश ओझा जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।